अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम जीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ हुकूमत का तीसरा बजट कौमी असम्बली से 29 जून बरोज़ मंगल को मंजूरी की सनत पाएगा। वैसे तो अपोजिशन कह चुकी है कि हर फोरम पर इस बजट का रास्ता रोकेंगे और हुकूमत भी कहती आई है कि हर सूरत ये बिल मंजूर करवाया जाएगा। और पाकिस्तान की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो ऐसा ही होता है, विफाकी हुकूमत बासानी बजट मंजूर करवा लेती है। हमारा सवाल ये है कि अब तक ऑपोजिशन बजट पर वावेला मचाती आई है, तनकीद करती रही है। बजट की मंजूरी के बाद ऑपोजिशन की सियासत का रुख क्या होगा और इस हुकूमत की तरजीहात और चैलेंजेस क्या होंगे? अयाज अमीर साहब, अब तो ऐवान के माहौल में काफ़ी बेहतरी आ गई है। हुकूमत की तरफ से इत्तेहादियों के लिए इशाये का भी एहतमाम किया गया है कल। वैसे तो इत्तेहादी खुश नहीं रहते तहरीक इंसाफ की हुकूमत से ज़्यादा। बजट की मंजूरी और इसके बाद की सियासत आप किस तरह देख रहे हैं, खुसूसन ऑपोजिशन की सियासत, क्योंकि 4 जुलाई को एक जलसा भी होने जा रहा है PDM के प्लेटफॉर्म से? जी, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा वसी कर लें कि पाकिस्तान का जो है शक्ल और रुख कैसे रहेगा। वज़ीर आज़म साहब से ये तवक्को की जा सकती है कि वक़्त बे वक़्त वो रियासत मदीना का जिक्र करते रहें। जो हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ हैं, मेरे ख्याल है उनके हाफ़ज़े में कोई बेहतरी की तवक्को जल्दी नहीं की जा सकती। उनको नहीं पता लगेगा, जैसे पहले नहीं पता लगा कि वो जो 25 बिलियन या उसके लगभग जो पैसे उनके अकाउंट में आए वो कहाँ से आ गए। उनके साथ ये ज़्यादती किसने कर दी? एक आदमी, शरीफ आदमी, अपनी सियासत में लगा हुआ है, अपनी पेशों में लगा हुआ है, भुगत रहा है, अपने माजी का याद दिला रहा है कौम को, और पैसे उसके अकाउंट में आ रहे हैं। इससे कोई बड़ी ज़्यादती किसी के साथ हो सकती है? पहली ये ज़्यादती ओमनी ग्रुप के साथ हुई थी, फिर इनके साथ हुई है। तो ऐसे दस्तूर हमारे वो चलते रहेंगे। बहुत सारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में जहां बात हो रही है सिंगल करिकुलम की और एक निसाब की, लेकिन बहुत से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का अवलीन मसला यही रहेगा कि कोई लड़का लड़की नज़दीक आके कोई चाय की प्याली तो नहीं पी रहे, उसके साथ बिल्कुल बजा तौर पे बुनछाल आएगा। और ऐसी बस चीज़ें चलती रहेंगी। सेहत के लिए जो दवाइयाँ हैं उन पे पाबंदी रहेगी, 2 नंबरी को फ़रोग मिलती रहेगी। हम जैसे ये दुआ करते रहेंगे, हम भी ऐसे धंधों में लग जाते तो शायद ये बेहतर होता। कोई इससे ज़्यादा हमारे ज़ाती माहौल में कोई बेहतरी आ सकती थी। अयाज साहब, तो सियासत क्या रुख सियासत इख्तियार की करेगी? क्योंकि ऐसे अभी ही तो आज़ाद कश्मीर के महाज पर पीपल्स पार्टी खासी एक्टिव दिखाई दे रही है और बड़े बड़े दावे कर रही है जीत के। जी, सियासत बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। मैं ये आपसे गुजारिश करूं, आंखें बंद करके आप ये कह सकते हैं ऐसे ही रहेगी। वतीरा जो है, तकरीरें बिलावल भुट्टो की वही रहेंगी। हाफजा कमज़ोर शहबाज शरीफ और उनके फर्जंद अर्जुमंद का बदस्तूर कमज़ोर रहेगा। आज़ाद कश्मीर में इधर हो जाएगा, फारूक हैदर होगा, कोई और होगा, तो वादी का कौन सा या हमारे तरफ का जो इलाका है उसके साथ क्या चीज़ हो जाएगी। तो सियासत में कोई तब्दीली नहीं होगी। 2 चीज़ें जो है अहम, सबसे बजट का खसारा कैसे पूरा होगा, ये एक रेल मसला है। दूसरा, अफगानिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल कितनी बिगड़ेगी, उसमें ये जो हम कह रहे हैं ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बाहर से फौजें आ जाएंगी, कुछ नहीं है। बड़ा तूफान तैयार हो रहा है वहां पे। हम अफगान तूफानों के जद में पहले भी आते रहे हैं, इस दफा भी आएंगे। हम कह रहे हैं हम बॉर्डर बंद करेंगे, लेकिन जब इंसानी एक वो आता है, रेला आता है लोगों का, तो फिर बॉर्डर बंद नहीं रहते। हमारे बहुत सारे शहरों में अफगान बस्तियां पहले ही बन चुकी हैं, उनमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा। पाकिस्तान का सियासत जो भी हो, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसमें कमी नहीं आएगी। मुस्लिम उम्मा की तादाद में जो हम पहले ही खातिर खा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इजाफे की, पाकिस्तान जो है हमारा वो एक सरबुलंदी का मुकाम रहेगा। बंगालियों को हम कब से पीछे छोड़ चुके, तो हम उम्मा की तादाद में जो है नफरी हम बढ़ाते जाएंगे। तो ये हमारे जो काम हैं वो जारी रहेंगे और सियासत भी ऐसे ही रहेगी, कोई तब्दीली इसमें नहीं। ठीक है, सियासत ऐसी ही रहेगी, कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस हुकूमत के लिए, सलमान साहब?
देखें, चैलेंजेस कोई नए नहीं। आपने जहाँ तक बजट की बात की है, तो पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमेशा बजट पास होते हैं। कोई ये नहीं कि कभी बजट में कोई अपसेट हुआ हो या कोई हुकूमत बजट ना पास करवा सकी हो। चूँकि बजट पास ना होने के बाद वो हुकूमत रह नहीं सकती। और ये तो चले फिर चंद वोटों की अक्सियत है, यहाँ पर तो एक वोट से की अक्सियत वाली फेडरल गवर्नमेंट, उसने भी बजट पास कर लिया था। और साथ पाकिस्तान के लोगों का बजट में इंटरेस्ट क्या है। देखें, बात यह कि एक वक्त था कि जब पाकिस्तान के लोग बजट आने पे देखते थे कि अशियाई ज़रूरियात की कीमतें, पेट्रोलियम, बिजली, ये वो, कि उनका इंटरेस्ट होता था। अब तो ये काम तो सारा साल चलता रहता है। और जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, दुरुस्त कहा गया, दो बड़े चैलेंजेस हैं। एक बैरूनी चैलेंज है, बाकी अंदरूनी चैलेंजेस है। बैरूनी चैलेंज वही जिसका जिक्र कर दिया गया, और वो जो अशरफ गनी साहब और उनकी जो लोग वहाँ गए थे, मेरा ख्याल अमेरिकन प्रेसिडेंट का बयान बड़ा सिग्निफिकेंट है कि हम तो वापस जा रहे हैं, यहाँ के मुस्तकबिल का फैसला आपने खुद करना है। तो वहाँ तो कोई ऐसी पॉजिटिव साइन नहीं नजर आता। और अगर वहाँ पर खाना जंगी की और अनारकी की सूरत बनती है तो यकीनन उसके असरात इस पूरे खित्ते में होंगे। और बात यह कि पाकिस्तान पे असरात क्या पड़ेंगे, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने और हुकूमत ने मिलकर कोई स्ट्रेटेजी जरूर इख्तियार की होगी। और वो ये बात भी दुरुस्त की गई कि जब प्रेशर आता है, देखें, महाजरीन का या पनाह गुज़ीनों का जब प्रेशर आएगा तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कहती है कि जनाब आप ये रास्ता खोल लें। लिहाजा हमें जो भी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए वो मजबूत बुनियादों पे होनी चाहिए और उस पर साबित कदम रहना चाहिए। अब आ जाए जो सियासी चैलेंज। देखें, हुकूमत, ये जो बजट आया था मैंने भी उसकी तारीफ की थी। अब बात ये कि बजट पर उसके जो जिस तरह का बजट आएगा उसके असरात क्या होंगे। क्या उससे महंगाई, बेरोजगारी में कोई कमी आ पाएगी। और बजट में जिन इकदाम का जिक्र किया गया, मुझे याद पड़ता है कि जब जिस दिन बजट आया था तो सब एक बात कर रहे थे, वो जो टेलीफोन कॉल पे कि जी ये 75 पैसों की इजाफा है। और अगले दिन दो वज़रा ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उसकी तरदीद की थी। बहरहाल उस पर जब इन्होंने अब दोबारा ये लागू किया है तो खुद आईटी इंडस्ट्री ने अपनी रिजर्वेशन जाहिर की है। मैं ये कहता हूं कि जो कुछ आपने किया था बजट के अंदर उसकी स्पिरिट पे कायम रहे। और वो जो तहरीक इंसाफ का असल मंशूर था उस पर आप कारबंद कब होंगे ये देखना है। इसलिए कि आपने तो 1 करोड़ नौकरियों की बात की हुई है, 25 लाख बेरोजगार हो चुके हैं। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, इसके आगे क्या बांधा जा सकेगा, ये चैलेंज है हुकूमत के लिए। और किसानों की भी बात कर रही थी हुकूमत, किसानों की आपने किसान की बात की है, हमने बैठ के तारीफ कर रहे थे कि जरी मईशत की मजबूती के लिए 22 अरब मुख्तस किए हैं। लेकिन पता चला कि कल वो जो ट्रैक्टर साज कंपनी है उसने हर ट्रैक्टर पे 1 लाख रुपया बढ़ा दिया। बात यह कि हर एक ने अपनी स्टेट बनाई हुई है इस मुल्क के अंदर, तो इसमें हुकूमत की रिट कहां तक होगी। जहां तक अपोजिशन की बात है, देखिए बात यह कि अपोजिशन जलसे शुरू कर रहे, मुझे सियासी महाज पर कोई बड़ा अपसेट नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता यह बात जरूर है कि 2 साल हुकूमत के पास है अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए और 2 साल ही अपोजिशन के पास है। ये जो अभी से एक इंतखाबी एक्टिविटी और इंतखाबी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं, ये अच्छी नहीं है। आप जो बुनियादी जिम्मेदारी कौम ने आपको मुख्तस की थी, हुकूमत को गवर्नेंस की दी थी, अपोजिशन को एक मुस्बत अपोजिशन की दी थी। अब ऐवानों के अंदर जो कुछ हुआ है, देखें मैंने उस दिन भी एक बात की थी, उस दिन के बाद का सांप तो सूंघा हुआ है कि बैठे गए थे या बैठाए गए थे। मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर ये अपोजिशन को अपना मौसर रोल अदा करना चाहिए और जो हुकूमत ने अदाद शुमार दिए थे बजट में वो उनको याद कराते रहना चाहिए। बुनियादी जिम्मेदारी हमेशा हुकूमत की होती है कि उसने अपने अवाम के सामने सरखरू होना होता है। उन्होंने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए हुए थे। और सबसे बुनियादी बात फिर मैं वही कहूंगा कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को इनसे बहुत सारी तवक्कुआत थी और लाखों की तादाद में हमारे नौजवान डिग्रियां लेकर निकलते हैं। उन्हें तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब से तवक्कुआत थी, वो किस हद तक इस पर पूरा उतरेंगे ये आने वाला वक्त साहब। ठीक है डॉक्टर साहब, ऑपोजिशन पार्लियामान में अपनी जिम्मेदारी पूरी करती दिखाई देगी और चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं, अभी तो IMF से मामलात भी तय होना बाकी हैं, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए। देखिए ये एक रूटीन का चैलेंज समझ लें, क्योंकि IMF से हम कब से डील करते चले आ रहे हैं। हर हुकूमत ने डील किया है, किसी ख़ास हुकूमत ने नहीं, सब ने किया है, तो ये भी कर लेंगे। देखिए इस वक्त जो हमारी सियासत है, चाहे वो आप अपोजिशन की सियासत के हैं या गवर्नमेंट की सियासत के हैं, उसके बुनियादी खदोखाल में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती। अच्छा,
हुकूमत के लिए जो मुश्किल तरीन वक्त था वो अक्टूबर नवंबर 2020 था, वो निकल गया। इस वक्त हमारा अंदाज़ा ये है कि हुकूमत इसी तरह ढीली ढाली घिसट घिसट के अपना टाइम पूरा करने का इम्कान रखती है। अच्छा, अपोजिशन जो है वो मुश्किलात तो पैदा करेगी हुकूमत के लिए और कर सकती है, लेकिन फ़िलहाल हमें ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती जिसमें कि ये इस हुकूमत को फारिग कर सकें। वो पोटेंशियल हमें अपोजिशन में इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत के लिए जो चैलेंज बनता है वो ये है कि जो बजट के अंदर रेवेन्यू टारगेट्स रखे गए हैं वो किस तरीके से वो उनको हासिल कर लेंगे, क्योंकि अगर रेवेन्यू टारगेट्स आप हासिल ना करें तो बजट का इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल में फंस जाती है। मसलन डेवलपमेंट फंड है जैसे, अच्छा, उसके अलावा जो सबसे अहम बात है कि जो सूबों को एलोकेशन होती है वो उसका डिपेंड करता है कि आपने कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया है। अगर रेवेन्यू कम कलेक्ट करेंगे सूबों को कम जाएगा, सूबों को कम जाएगा, सूबों के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मनफी असर पड़ेगा, सूबे कहेंगे हमें हक नहीं मिल रहा, तो एक झगड़ा शुरू हो जाता है। तो रेवेन्यू कलेक्शन, फिर उसके अलावा जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में वो जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें जो एलोकेशन की गई है वो किस हद तक आप उस पूरी एलोकेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। और फिर ये है कि जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है आपका, उस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के बेनिफिट्स किस तरह किस हद तक आवाम तक पहुंचेंगे और किस हद तक वो रिश्वत और इधर उधर जो हो जाता है पैसा उसमें वो ज़ाया होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो हुकूमत के लिए चैलेंज है वो गवर्नेंस का चैलेंज है, और अपोजिशन के लिए जो चैलेंज है वो ये है कि रोना धोना नोहा मरसिया बंद करें। अच्छा, और और हमें कोई मुतबादिल दें कि हुकूमत की ये नालायकियां हैं, हुकूमत ने ये काम नहीं किया, अच्छा हम इसको इस तरह कर देंगे, तो तब तो बात बनती है। कुछ तजावीज़ दी हैं इंतखाबी इस्लाहात पर ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुताल्लिक शहबाज शरीफ ने। देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों को आप वोट दे दीजिए ना दे दीजिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कोई असर नहीं होगा। अच्छा, ये जो है ना इशू एक बहुत डिफरेंट किस्म का इशू है। असल जो इशू है, आप मुझे ये बताइए, अनएम्प्लॉयमेंट है ना पाकिस्तान में, महंगाई है, क्या महंगाई पे अभी मैं आता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट है ना, तो बताइए अपोजिशन के पास क्या हल है। अगर हुकूमत नाकाम हो गई है तो अपोजिशन ने क्या हल दिया है। आप उसके अलावा आप और सेक्टर है एजुकेशन, एजुकेशन मुझे पिछले 40 साल की हुकूमतों की एक्सपेंडिचर दिखा दीजिए, 2% ऑफ जीडीपी से ऊपर इनका पैसा गया ही नहीं है। तो ह्यूमन, सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए आप कितने फंड्स खर्च करेंगे, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर। मेरे नज़दीक ये इशू अहम नहीं है कि एक वो सिलेबस एक होगा कि नहीं होगा, एक सिलेबस पता नहीं क्या मतलब है हुकूमत का। असल मकसद ये है, क्या आप यहाँ छोटे बच्चों को, खासकर 6 से 16 साल के बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं? क्या आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो कर सकते हैं? हर ज़िले में यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, वो बेसिकली ग्लोरीफाइड कॉलेज है। क्या यूनिवर्सिटियाँ इमारत से नहीं बनती? यूनिवर्सिटियाँ वो अदारे होती हैं जो नॉलेज क्रिएट करती हैं, और अगर यूनिवर्सिटी नॉलेज क्रिएट नहीं करती तो मेरे नज़दीक वो यूनिवर्सिटी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज है। तो लिहाजा यूनिवर्सिटियां बनानी हो तो दुनिया में देखिए यूनिवर्सिटियां क्या करती हैं। ये जो वैक्सीन बनी है, इस पे जो ब्रिटिश इन्वेंशन है वैक्सीन की, उसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में काम हुआ था, यूनिवर्सिटी में काम हुआ था। हम अपने यहाँ सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। खबर, आप क्या कहेंगे? जैसे कि डॉक्टर साहब ने बात की रेवेन्यू कलेक्शन की, तो बजट पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? देखें, मौजूदा जो बुनियादी सवाल आपका है सियासी, अगर आप मंजरनामा पाकिस्तान का देखते हैं, उसमें दो जो चीज़ें हैं जिस पर नज़र रखने की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल में आने वाले महीनों हफ्तों के अंदर हमें पता चलेगा कि वो ऊँट किस करवट बैठता है। सबसे अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत। देखिए, हमने देखा कि अपोजिशन की जमातों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू दिन से उनका एक बयानिया था, पार्लियामान का हिस्सा रहेंगे, इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेंगे, कोई हम इस्तीफे वगैरह नहीं देंगे, वो उसी पे कायम है। अब जो सबसे अहम सवाल पूछा जा रहा है, हमारी कुछ बात भी हुई है नून लीग के लोगों से, सलमान गनी साहब से भी आप इस पे बाद में सवाल पूछ सकती हैं, वो ये है कि क्या शहबाज शरीफ साहब को पूरा कुल्ली इख्तियार जो है नवाज शरीफ साहब से या मर्जम साहबा की तरफ से मिल जाएगा कि वो पार्टी को अपनी मर्जी से
आगे बढ़ाएं। 2 साल के बाद इलेक्शंस आए, जो भी उन्होंने पार्टी के अंदर तंजीम साजी करनी है, पार्टी का जो भी उन्होंने इंतज़ाम करना है उनको इजाज़त होगी। साथ साथ वो मुल्क के जो हमारे मुख्तलिफ हल्के हैं, पावर्स दैट बी हैं, उनके साथ जो मामलात हैं वो क्या उनको अपनी मर्जी से चलाने की इजाज़त मिलेगी। यानी आप अमलन -1 की बात कर रहे हैं जो अयाज ज़मीर साहब करते रहे हैं। अच्छा, वो यार ज़मीर साहब से ये सवाल पूछ लिया। मैं ये आपको थोड़ी सी जो ज़मीनी हकायक है ना वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ये है कि पार्टी के अंदर एक अक्सरियती जो हिस्सा है वो ये कह रहा है कि शहबाज शरीफ साहब अब आप जेल से बाहर आ गए हैं तो पार्टी को अब आगे लेके चलना है। अब 2 साल पीछे इलेक्शन के अंदर रह गए हैं, तो वो जो एक तकसीम है, वो जो हवा के अंदर मुअल्लक थी पार्टी कि क्या वो वोट को इज्जत दो के बयानी के पीछे हमने रहना है, क्या हमने वो मुंह के ऊपर इस्तीफे मारने थे, असेंबलियों से भाग जाना है, या फिर हमने इस सिस्टम का हिस्सा रहते हुए अब आगे बढ़ना है। जाहिर है जो अब 4था साल है मौजूदा हुकूमत का, 5 साल तो वैसे भी इलेक्शन एयरिंग का होता है, तो उस हवाले से अब देखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो आने वाले महीनों के अंदर हमें नजर आएगी वो शहबाज शरीफ का नून लीग के अंदर किरदार। क्योंकि अभी तक खबर यही है कि एक आपको रजिस्टर्स मिल रही है उस ग्रुप की तरफ से जिसको मरियम साहिबा या नवाज शरीफ साहब का वो जो इनकलाबी ग्रुप मेरे नज़दीक है वो रजिस्टर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने आपको एक सर्टन सतह के ऊपर ही रखना है। अब उसके पीछे भी एक हकीकत यह है कि चूंकि अगर 2023 के अंदर इंतखाबात होते हैं, नवाज शरीफ साहब चूंकि उनको सजा हुई है, मरियम साहिबा को सजा हुई है, वो इलेक्शन में तो बिल्कुल हिस्सा नहीं ले सकते और हमें कोई दूर दूर तक ऐसी कोई चीज़ भी नजर नहीं आ रही कि तब तक ये सारे मामला तय हो जाएंगे। लिहाजा अगर पार्टी को लीड करना है तो वो शहबाज शरीफ साहब ने करना है। इसलिए नून लीग की सियासत हमें देखना पड़ेगी आने जो नेक्स्ट ईयर है कि वो किस करवट बैठती है। उसके बाद आपका सवाल कि हुकूमती जो तरजीहात क्या है, देखें हुकूमत ने सलमान साहब ने जिस तरह कहा एक बजट दिया, उस बजट से हमें लगा कि एक मस्बत बजट है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, 4% का आप ग्रोथ आप क्लेम कर रहे हैं, दावा है और मेरे ख्याल में उसको टेस्टिफाई भी किया जा सकता है। आपका ख्याल ये है, हुकूमत ये दावा कर रही है अगले साल वो 5% से प्लस करेंगे। तो वो जो ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है जिसमें आपने ज़राअत के शोबे को तरजीह देनी है, आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को जो आपने मराद दिए हैं, एक्सपोर्ट को और ज़्यादा आपने बढ़ाना है, और बाकी जो आपका पावर सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी है और इन चीज़ों के ऊपर जो आपने कीमतें बढ़ानी थी, आप कह रहे हैं कि हम IMF के सामने खड़े हो गए हैं, उसको किस तरह कंट्रोल करना है। तो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और सबसे अहम चैलेंज जो हमारे लिए वो जो बैरूनी चैलेंज है वो ये है कि अफगानिस्तान के अंदर हालात व वाक़यात किस करवट बैठते हैं। अगर तो वहाँ पे जिस तरह के हालात बन रहे हैं कि वहाँ पे तालिबान आ जाते हैं, हुकूमत गिर जाती है और ना वहाँ पे इंटरनेशनल जो फोर्सेस को कोई कंट्रोल रहता है और वहाँ से एक बहुत बड़ा जो है महाजरीन का एक रेला हमारी तरफ आ जाता है, तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इतलात जो हैं थोड़ी बहुत मेरी बरक्स हैं जो ज़्यादा अभी पहले बात की गई कि ऐसा नहीं होने जा रहा। किसी ना किसी सतह के ऊपर तालिबान और मौजूदा जो अशरफ गनी की हुकूमत है उनको किसी ना किसी सतह के ऊपर उनकी एंगेजमेंट होगी। उसकी वजह यह है कि ना मगरब ये बर्दाश्त कर सकता है, ना ही खित्ता ये बर्दाश्त कर सकता है कि अफगानिस्तान को बिल्कुल ये एक ऑटो पायलट के ऊपर छोड़ दिया जाए। अगेन ये एक इसके ऊपर असेसमेंट है और जब तक हालात वाक़यात जो बनेंगे तो वो सबके सामने नज़र आ जाएंगे। बाकी मेरे ख्याल में सियासत जो है बजट पास हो जाएगा तो इसी तरह चलेगी और हमें नहीं लगता कि वो जो PDM था, जो जलसे जुलूसों की बातें हो रही थी 4 जुलाई को कि वो बहुत बड़ा जलसा होगा। अच्छा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मौलाना फजल रहमान साहब को सेहत दे, क्योंकि उनके हवाले से खबरें हैं। आज हमारे अखबार के अंदर शामी साहब ने लिखा भी है उनको शायद कोई मसाने की इन्फेक्शन हुई है, तो वो एक बड़ा फैक्टर PDM के वो सदर भी हैं उसको लेके चल रहे थे। तो PDM मेरे ख्याल में वो अब किस्सा पारीना है। ये मेरे नज़दीक जो है हमारे सियासी मंजरनामे के चैलेंजेस और बाकी अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस हुकूमत के लिए हैं। बाकी अब देखते हैं कि ठीक है, लेकिन हमारे पैनलिस्ट की राय यही है कि सियासत में कोई खासी तब्दीली नहीं आएगी। वज़ीर आज़म ने सोच में तब्दीली की बात की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानियों को फ़रोग दें। उनको ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसी पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिल्म फेस्टिवल की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करना है तो पाकिस्तानियत को फ़रोग़ देना होगा। अयाज़ अमीर साहब 70 की दहाई की फिल्म इंडस्ट्री की बात की इमरान खान साहब ने, और उनका कहना था कि पहले हम बेहतर थे, फिर हम गलत रास्ते पर चले गए, हकीकी सोच की बजाय हमने दूसरों को कॉपी करना शुरू कर दिया। जी, अगर हम गलत रास्ते पे चले गए तो फिर सही रास्ते पे ले आए ना। 70 की जो वहाँ पे 77 के बाद जो चेंजेस हुए थे और आज जो हैं, हम 47 की ये पाकिस्तान नहीं है, ये तो 77, 78, 79 का पाकिस्तान है। तो उसे लेकर है ना, बातें ही आपने वो करनी है कि जी पाकिस्तानी वो जो है सो तो ये करें और वो करें। 2-3 हुक्मरान रहे हैं जो पाकिस्तान को सही रास्ते पे ला सकते थे। वो जो रुज्जत पसंदाना पॉलिसीज़ 1970s की थी और ख़ास तौर पे जो जनरल ज़िया-उल हक के साथ मंसूब हैं, उनको वो तब्दील कर सकते थे। एक जनरल मुशर्रफ कर सकते थे। 2 साल तक अपने कू के बाद सफ़ेद व स्याह के मालिक थे। कुछ किया लेकिन हिम्मत नहीं थी कि वो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें। इमरान खान कर सकते हैं, नहीं करते, बातें ज़्यादा हैं। और फिर जैसे मैंने वो अपने वो पहले रिमार्क्स में भी कहा, बेतुकी सी कई दफ़ा वो बातें कर देते, यहाँ से ला के, वहाँ से ला के, इधर ला के। हमारा ये प्रॉब्लम जो हम एक बिल्कुल मुनफरद मुल्क बने हुए हैं, ये बाहर के प्रॉब्लम्स हैं कि चांद पे जा रहे हैं, मुरीख पे जा रहे हैं, या चांद के दूसरी तरफ वो जो है अंधेरे वाली जगह जा रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम है कि ईद का चांद कैसे नज़र आएगा और वहाँ रात 12 हम बजा देंगे, वहाँ पे वो होगा। अब हमारा कौमी मसला बनेगा जो अभी बनने जाएगा कि ईद पे जो कुर्बानी होगी वो कैसे दी जाएगी, और इकट्ठा देंगे या अलहदा देंगे। हमारे ये प्रॉब्लम्स है। तालीम की जो बात वो हो रही थी सिंगल ने साहब की, गवर्नर पंजाब ने सॉल्व कर दिया मसला। उसने कहा तलावत आप देंगे तो फिर आपको डिग्री मिलेगी। हम तो मतलब हमारी जो कम इल्मी है वो अच्छे वक्तों में हमने वो भुगत ली, नहीं तो हमें तो कभी डिग्री मिलती ना। मौलाना तारिक जमील के मदरसे में हमें दाखिला पहले लेना पड़ता, पहले वहाँ करते, फिर डिग्री की तरफ ध्यान देते। तो हमारे तो इसको अगर आपने करना है कुछ करें तो सही ना। बस सहाफत को जी हम ये करेंगे, थाईलैंड बन जाएंगे, फलाना बन जाएंगे। और आपको पता है जो ज़िया-उल हक के ज़माने में कवानीन थे उनका असरात पाकिस्तानी माशरे पे क्या पड़ रहा है, कभी आप उसके बारे में गुफ्तगू भी कर सकते हैं। बिलियन ट्रीज हम लगाएंगे, फलाना। प्लास्टिक शॉपर आपसे ख़त्म नहीं हो रहे, 3 साल आपको हो गए हैं। और हमने तो समझा था कि सबसे बड़ा माहौलियात का जो हामी और साथी और पता नहीं कौन होगा वो इमरान खान होगा। यहाँ से पता ही नहीं है। गांव मोहल्ले मियाँ वाली में चले जाएं, जो उनका अपना हल्का है, वहाँ के देहात चले जाएं, हर गली लत-पत प्लास्टिक शॉपरों से भरी हुई है। वो समझते हैं कि जी हमने कर लिया है। तो बातों तक अपने आप को ना करें ना। हम तो समझते थे धड़ल्ले भाई, हाँ जैसे फलाने को टीम से निकाला, फलाने ली तो कप्तानी ऐसे होगी। यहाँ पे पता नहीं भैंसों से शुरू हो के कहाँ पे वो फंसे हुए हैं। हम कहते हैं जी साल रह गए और 2 साल, और कुछ तो इक़दामात करें, कुछ हिम्मत वाले करें। कुछ नहीं आपको होगा, लेकिन पता नहीं किस यरगमाल में वो बैठे हुए हैं। यहाँ पे होना चाहिए था कि पुराने फरसूदा ख्यालात जो हैं, जो 70s और 80s से लेके इस मुल्क पे छाए हुए थे, इमरान खान आते उनको हटा देते। पर कहाँ सोच भी होनी चाहिए, हिम्मत भी होनी चाहिए। कहाँ से सोच आएगी, फरसूदा ख्यालात की बात नहीं करें, वो करें अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी कपड़े पहनना, ये सॉफ्ट इमेज नहीं, एहसास कमतरी है। देखिए, एक तो मेरे भाई खावर घुमन साहब ने, चूँकि उन्हें खासी फिक्र थी कि शहबाज शरीफ साहब का नून लीग में फैसला साजी के हवाले से किरदार क्या है। तो चूँकि जर्नलिज्म में मुझे कोई 30-35 साल हो गए, मैं मुख्तलिफ औकात के अंदर इख्तलाफ राय भी देखता रहा, लेकिन जब भी कोई फैसलों का वक्त आया वो हमेशा एक थे। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि मैं बड़े बड़े लोगों को देखता रहा। एक साहब तो मेरे ज़ाती इल्म में है कि नवाज शरीफ साहब की रिजर्वेशन के बावजूद शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें टिकट दिया। तो मैं उनके हल्के में उनकी इंतखाबी कैंपेन देखने गया तो होर्डिंग्स नवाज शरीफ साहब के लगे हुए थे। मैंने कहा नवाज शरीफ साहब की तो रिजर्वेशन थी। उसने कहा यार वोट बैंक किसका है। तो आने वाले वक्त में भी एक खावर साहब आप देखते जाएं कि ये सब कुछ पार्टीज़ में भी होता है। इसकी मैं आपको बड़ी मिसाल, ये बजट सेशन के दौरान ये मेजर ताहिर सादक, ये नूर ख्याल और हुकूमती अरकान जिनके हल्के हैं,
उन्होंने जो रिजर्वेशन रिश्वतखोरी के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से जाहिर की है, बिल आखिर वो पार्टी के डिसिप्लिन में ही होते हैं। खिलाफ राय कोई बुरी चीज़ नहीं होती अगर, और बिल आखिर फैसला वही होगा। और वो जो -1 वाली बात है ना, आप आने वाले इंतखाबात में देखेंगे, या अगर देखना है तो कश्मीर के इलेक्शन में देख लें कि सब ने तस्वीर किसकी लगाई हुई है। दूसरी बात जो इमरान खान साहब ने कही है पाकिस्तानियत की बात, और सॉफ्ट इमेज नहीं पाकिस्तानियत, देखें बात ये कि आप अगर सिर्फ इसी लफ्ज़ को ले लेना, तो अगर हमने यही चीज पैदा की होती है अपने दिल के अंदर, अपने तर्ज अमल में, वो असल में जोर दे रहे थे ओरिजिनलिटी पे, कि हमारा, हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और हमारी पॉलिसीज कुछ और हैं, हम इकदामात कुछ और करते नजर आते हैं। तो हमारा तर्ज अमल जो है वो दुरुस्त होना चाहिए। हम कहने को हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये तराने चलते हैं कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, लेकिन अमलन हम देखते हैं तो उस परचम के साए तले सब एक होते हैं। लिहाजा हमें दिली तौर पे पाकिस्तानी होना चाहिए, हमारा तर्ज अमल पाकिस्तानी, और पाकिस्तान जिस मकासद के तहत वजूद में आया था, हमने उस तरफ पेशरफ्त क्यों की। यहाँ पर वो जो दकियानूसी ख्यालात की बात हो रही है, दकियानूसी, देखें ओरिजिनलिटी यही होती है कि हमारे ख्यालात में किस हद तक हकीकत के करीब तर हैं। आप भी सवाल में कह देती हैं कि जी ज़मीनी हकायक क्या है। बात यह कि ज़मीनी हकायक की जहाँ तक बात, बड़े तल्ख हैं, हकायक बड़े तल्ख होते हैं, और पूरे हकायक हम भी यहाँ पर बैठ के बयान नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने बात 100% दुरुस्त की है, लेकिन वो पेशरफ्त नहीं करते कि पाकिस्तानियत को अगर हमने अपने अंदर पैदा कर ले तो हमारे सारे मसाइल हल हो सकते हैं। हमने जगह जगह से तो हम भीख मांगते फिरते हैं, क्या ये पाकिस्तानियत है? क्या ये हजरत इकबाल की सोच थी? क्या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था कि आप जनाब कभी किसी यूज़मी का बोर्ड लगा ले और पूरी दुनिया पे चलते फिरे? तो लिहाजा पाकिस्तानियत पैदा करने के लिए पहले पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। ठीक है, यानी बातें करना तो आसान है, अमल क्यों इतना मुश्किल है? इसी मामले पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है वज़ीर आज़म के बयान की, पाकिस्तानियत को फरोग देने की बात की। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा दूसरों का तर्ज अमल अपनाना एहसास कमतरी है, गोरा कल्चर की बात की उन्होंने। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना, वो गैर ज़रूरी गुफ्तगू ज़्यादा करते हैं। अच्छा, ये वो इश्यूज़ हैं जिनकी फ़िक्र प्राइम मिनिस्टर को नहीं करनी चाहिए। वो इसलिए नहीं करनी चाहिए कि वो कुछ कर नहीं सकते। देखिए, कल्चर को स्टेट रेगुलेट नहीं कर सकती। कल्चर जो है वो माशरे के बाहमी इंटरेक्शन से पैदा होता है। कल्चर इस तरह डेवलप होता है जो इंसानों का इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ, इंसानों का इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ, इंसानों का इंटरेक्शन उस ज़मीन के साथ जिस ज़मीन में इंसान रह रहे हैं, उससे कल्चर प्रोड्यूस होता है। और कल्चर एक नहीं होते, कल्चर्स होते हैं। ये तहजीबी रुझानात होते हैं, ये जो है माशरती रुझानात होते हैं। तो जब हम पाकिस्तान में बात करते हैं तो पाकिस्तान में एक कल्चर की बात नहीं करते, बल्कि हम कल्चरल पैटर्न्स की बात करते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो माशरे पे छोड़नी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जिनको माशरा लेके आगे चलता है। हुकूमत अगर कल्चर को कंट्रोल करेगी या गाइड करेगी कि पाकिस्तानियत का मतलब ये है, तो वो फिर पाकिस्तानियत पैदा नहीं हो सकती। अच्छा। ये माशरे पे छोड़ दें। और जो इमेज की बात है, इमेज जो आपका बेहतर होता है या ख़राब होता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ओवरऑल आपके माशरे की प्रोफाइल क्या है, ओवरऑल आपका माशरा इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह प्रोजेक्ट हो रहा है। इसमें आर्ट, इसमें फ़िल्म एक अहम हिस्सा है सॉफ्ट इमेज का, लेकिन इसके अलावा आर्ट, आर्किटेक्चर, एकेडमिया, उसके अलावा मीडिया में क्या हो रहा है, और क्या आप में क्रिएटिविटी क्या है आपकी अफराद के अंदर, उससे आप एक इमेज क्रिएट करते हैं कि ये कौम इस हवाले से जानी जाती है। और फिर ये है जो हुकूमत का काम है, जो वजीर आज़म का काम है, वो ये नहीं है, ये माशरा करेगा। ये यूनिवर्सिटीज़ करेंगी जहाँ डिबेट होती है कि कल्चर क्या है और कल्चरल पैटर्न्स क्या होते हैं। हुकूमत का काम है कि वो पॉलिसीज ऐसे ही अडॉप्ट करे जिससे माशरा आगे की तरफ जाए, लोगों को अब अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद हो। माशरती तरक्की के अमल में हुकूमत का बुनियादी किरदार, बातें कम करें और हुकूमत पॉलिसी ज्यादा बनाए। खबर, जिस इंडस्ट्री से वज़ीर आज़म मुखातिब थे कल, वो तो तबाहाली का शिकार है। उनकी बहाली के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या पॉलिसी बनाई गई है? आपके इस सवाल पे आने से पहले बड़े अदब के साथ, जब मैं और अयाज साहब बात कर रहे हैं नून लीग की सियासत की,
हम हरगिज जो नवाज शरीफ फैक्टर है उसको माइनस नहीं कर रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, PMLN है, उनके बगैर तो ये पार्टी रह नहीं सकती। हम बात कर रहे हैं कि अब पार्टी का तर्ज सियासत, क्योंकि मुल्क के अंदर शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, वो किस तरह आगे लेके चलेंगे। पहले ये था असेंबली छोड़नी है, इस्तीफे देने हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं मौजूदा निज़ाम के साथ, मौजूदा निज़ाम के साथ हमने इंटरैक्ट ही नहीं करना, इसको गिराना है। अब यह है कि एंगेजमेंट बढ़ रही है, तो उसके ऊपर बहस मुबासा पार्टी के अंदर चल रहा है, क्या ये एंगेजमेंट बतदरीज मजीद बढ़ेगी या फिर इसको को दरमियान में रखना है। तो इस हवाले से हम बात कर रहे थे। सवाल आपका देखिए, वो असल में थोड़ा सा हमें जो आप लार्जर एक सवाल पूछ रहे हैं इमरान खान की जो स्टेटमेंट, इमरान खान कल एक जो फेस्टिवल था वो था, वहां पे जो बच्चों के मुकाबले थे इमेच्योर फिल्म मेकिंग के ऊपर, शॉर्ट फिल्म मेकिंग, बच्चों को कुछ स्कॉलरशिप भी मिले। तो बात ये हो रही थी कि बजाय इसके कि आप हॉलीवुड की फिल्म्स की या उनकी कॉपी करना शुरू कर दें या बॉलीवुड के आइडियाज लें, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर बड़े अच्छी हमारी हिस्ट्री भी है, हमारा कल्चर भी है, लिहाजा ओरिजिनलिटी जो है एक ओरिजिनलिटी की तरफ जाया जाए बजाय इसके कि कॉपी पेस्ट की तरफ जाना चाहिए। बाकी ये बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बाज़ औक़ात जब बात करते हैं अल्फाज का उनका चुनाव या आर्टिकुलेशन में थोड़ी बहुत कमी रहती है, क्योंकि उनकी एक ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो एक लिखी तकरीर नहीं पढ़ते, वो फिलबदी सवालों के जवाब देते हैं। आप जो होते हैं आपको रिसेंटली हाँ सर का कुछ करते हैं। रिसेंटली आपको याद होगा जब एक इंटरव्यू भी दिया, उसके अंदर भी उन्होंने कुछ चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान के अंदर एक सर्टन सेक्शन ने कह दिया हो ये क्या कर दिया, लिबास को उन्होंने जो है इसके साथ रेप के साथ जोड़ दिया। हालांकि ऐसा कोई नहीं है, हमारे मुआशरे के अंदर कुछ चीजें आप समझाया करें ना। नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ कोशिश करते हैं इस हवाले से। तो ये है, बाकी मेरे ख्याल में इमरान खान के लिए बहुत ज़्यादा अब चौथा साल है, उनको फैसले करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा कि कल उन्होंने एक ट्वीट किया कि जी बनी गाला के अंदर एक क्रिकेट ग्राउंड बन रहा है और यूनियन काउंसिल लेवल पे हम क्रिकेट ग्राउंड बनाएंगे। इस्लामाबाद के तमाम जो क्रिकेट ग्राउंड्स हैं जो बड़े बड़े हैं वो उनकी बुरी हालत है, कोई उनका इंतजाम नहीं है। CDA सपोजली सबसे एक अमीर इदारा है, उनका अरेंजमेंट होनी चाहिए। सफाई सुथराई के हवाले से कोई बड़े आपको उसके लिए इनकलाबात या कोई बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए। बाकी ये जो ट्रैक्टर की कीमत के हवाले से बात की आप लोगों ने, कुछ मैसेजेस भी आए हैं, ये काफ़ी सीरियस कंसर्न है। मेरे ख्याल में हुकूमत को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ज़राअत के ऊपर आपने तवज्जो देनी है, ज़राअत में तरक्की चाहिए, आप सब्सिडीज दे रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर कंपनीज अपनी मर्जी से ट्रैक्टरों की कीमतें बढ़ा रही हैं तो उसके ऊपर हुकूमत को मेरे ख्याल में बिल्कुल इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। बातें आप करें, बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पॉलिसीज भी बनाएं जिससे मामला बेहतरी की तरफ जाएं। आज के प्रोग्राम से हमें इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।